एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को। ये जो चैप्टर है इसका ये पार्ट 4 होने वाला है। पार्ट 1, 2 एंड 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ जाकर उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम समझना शुरू करते हैं। ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। ओके, देखो हमारे चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था बंटवारे और देसी रियासतों के बारे में। और अब देसी रियासतों और बंटवारों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं होता। हमारा लक्ष्य क्या था, हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो हमें क्या करना था, एक सुव्यवस्थित राष्ट्र का निर्माण करना था। तो अब देसी रियासतों को हमने मिला लिया। इससे ये थोड़ी ना पता हो गया कि हमारा देश एक राष्ट्र निर्माण बन गया। इसके साथ साथ हमारे सामने दूसरी मेन चुनौती क्या थी, भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की। यानी कि जो भारत हमने बनाया था उसके अंदर जो छोटे छोटे प्रांत थे उनकी सीमाओं को तय करना कि किस हिस्से में कितना बड़ा प्रांत कौन कौन से रहेंगे। ये चुनौती हमारे सामने खड़ी थी। यानी कि हमें क्या करना था, राज्यों का पुनर्गठन करना था। क्या, राज्यों का पुनर्गठन करने की समस्या हमारे सामने खड़ी थी। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। यानी कि औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजों के समय अंग्रेज जब शासन कर रहे थे तो उस टाइम पे जो प्रांत थे, जो रजवाड़े थे, जो भारतीय प्रांत थे, उनकी सीमाएं कैसे, प्रशासनिक लिहाज से। यानी कि अगर जिस इलाके को अंग्रेज ने जीत लिया और वहाँ पर वो जितने एरिया पर अपना शासन कर सकता था उस एरिया को उसने एक प्रांत बना दिया, उस तरीके से बनाया था। पर जो हमारी सरकार थी, ओके, उसने इस प्रांत, जिस तरीके से प्रांत बनाए थे उसको खारिज कर दिया, उसको मना बोल दिया कि नहीं, ऐसे हम प्रांत नहीं बनाएंगे। यानी कि हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया, कह दिया ये तो एक बनावटी है, क्योंकि उन्होंने अपने फायदे के लिए थे। और हम जब अंग्रेज हमको छोड़कर उनको हमने भगा दिया हमारे देश से, वो छोड़कर चले गए, तो हम उनकी जो बनाए हुए प्रांत थे की सीमाओं को क्यों फॉलो करें, हम अपने हिसाब से बनाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, कह दिया कि हमारे राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उनके अनुसार यानी कि हमारी सरकार के अनुसार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। यानी कि हमने सोच लिया था कि हम तो भाषा के आधार पर करेंगे। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, तभी हमने सोच लिया था कि हम भाषा के आधार पर करेंगे। और ये हमने कब सोचा था पता है, सन 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सोचा था। यानी कि 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था जिसे कहते हैं नागपुर अधिवेशन। उसी टाइम पर हमने सोच लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन होगा ना, तो वो तो भाषा के आधार पर ही होगा। हमने ये बात पहले से तय कर ली थी कि जब हमारा देश होगा और आज़ाद होगा और उसके बाद जो राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा वो हम भाषा के आधार पर, यानी कि अगर किसी इलाके में गुजराती भाषा बोली जा रही है तो उस पूरे इलाकों को गुजरात का नाम दे देंगे। और अगर किसी इलाके में पंजाबी भाषा बोली जा रही है तो इस इलाके को हम पंजाब का नाम दे देंगे। ऐसे करके हमने सोचा था कि हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। पर जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है तो स्थितियाँ पूरी पलट सी जाती है। यानी कि आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियाँ बदलने लगती है। अब कैसे बदलने लगती है, देखो हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए, यानी कि अगर हम भाषा के आधार पर छोटे छोटे राज्यों या प्रांतों का विभाजन करते हैं तो क्या होगा, देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। क्या हो सकता है, देश टूट सकता है। और हमने उसी टाइम पर ये चीज़ देख ली थी। हमने देख लिया था कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए, वो भी किस लिए, सिर्फ दो समुदाय के लिए, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर दो देश बन गए। तो ऐसी स्थिति हमने देखी हुई थी। इसलिए हमें ऐसा लग रहा था कि अगर हम भाषा के आधार पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे देश के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। तो उस टाइम पर ऐसी स्थिति को देख कर हमारी जो सरकार है यानी कि केंद्रीय नेतृत्व है उसने इस मसले को स्थगित करने का फैसला लिया। स्थगित करना मतलब थोड़े टाइम के लिए इस फैसले को अभी रोक देना। अभी हम इसलिए रोक रहे थे क्योंकि अभी आज़ादी ताज़ी ही हमें मिली हुई थी। उसी के टाइम पे जो हिंसा हुई थी उसकी भी यादें हमारे मन में ताज़ी थी, और जो विभाजन हमारा बंटवारा हुआ था वो भी काफ़ी दर्दनाक था। तो हमने सोचा अगर हम ऐसा कुछ कदम उठाते हैं यानी कि भाषा के आधार पर प्रांतों का विभाजन करते हैं तो हो सकता है देश टूट जाए। तो ऐसे खतरे को अभी हम पैदा नहीं करते हैं और इस फैसले को क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। और हमारी सरकार ने इस फैसले को स्थगित करने का फैसला ले लिया। अब देखो
सरकार ने तो फैसला ले लिया कि हम इस पर अभी कोई भी निर्णय नहीं करेंगे, अभी इसे थोड़े दिनों के लिए रहने देते हैं। पर जो केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेता और लोगों ने चुनौती दे दी। यानी कि सरकार ने बोल दिया अभी हम ये काम नहीं करेंगे भाषा के आधार पर इस फैसले को किसने चुनौती दे दी? स्थानीय नेताओं ने और लोगों ने। अब कैसे चुनौती दे दी लोगों ने सरकार को? तो देखो, वो चुनौती दी आंध्र आंदोलन के माध्यम से। यानी कि एक आंदोलन ने जन्म ले लिया। अब वो आंदोलन का नाम था आंध्र आंदोलन। ओके, और आंध्र प्रदेश, ये आंदोलन क्यों चलाया जा रहा था? ये आंदोलन क्या था? तो आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन क्या था? आंध्र आंदोलन था। यहाँ पर हमारी जो सरकार है वो कह रही है कि अभी हम इस पर कोई भी ध्यान नहीं देंगे, अभी इस फैसले को स्थगित कर देंगे। और वहीं राज्यों यानी कि प्रांतों को बनाने के लिए देश में आंदोलन शुरू हो गया, और वो भी कहाँ शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश में। और एक कहा गया कि हमें आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य चाहिए। ओके, अब इस आंदोलन ने क्या मांग रखी? इस आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत, उस टाइम पे जो मद्रास प्रांत था, ओके, उसमें जहाँ पर भी तेलुगु भाषी इलाके हैं, जहाँ के लोग तेलुगु भाषा को बोलते हैं, उनको अलग करके एक नया राज्य बनाए जिसे हम क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश। क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश। तो ये मांग रख दी, और ये मांग रखी भी कैसी उन्होंने? भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर। अब ये मांग रख दी उन्होंने उसी स्थिति में, और तेलुगु भाषा क्षेत्र के लगभग सारी राजनीतिक शक्तियाँ मद्रास प्रांत की भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। अब सरकार ने तो कह दिया था कि हम इस फैसले को अभी स्थगित करते हैं। उसी टाइम पर आंध्र आंदोलन ने जन्म ले लिया, और ये आंदोलन चाहता ही यही था कि भाषा के आधार पर एक तेलुगु भाषी इलाकों को हम आंध्र प्रदेश का नाम दे देंगे। और यहाँ की जितनी भी राजनीतिक शक्तियाँ थी, यानी कि जो भी पॉलिटिकल पावर्स थी उस एरिया की, तेलुगु क्षेत्र की, वो सारी भी यही कह रही थी कि हाँ, हमें एक प्रांत चाहिए, हमें एक राज्य चाहिए, और वो भी भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया हुआ, यानी कि भाषा के आधार पर बनाया हुआ। अब इस स्थिति में क्या हुआ? केंद्र सरकार यानी कि जो केंद्रीय नेतृत्व थी, जो सबसे हमारी सरकार थी, वो हाँ या ना की दुविधा में फंस गई। यानी कि वो कंफ्यूज हो गई कि यार प्रांत अभी बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, या फिर हमें भाषा के आधार पर प्रांत बनाने चाहिए, या फिर इन्हें अभी स्थगित कर देना चाहिए। इस बात को लेकर केंद्र सरकार दुविधा में थी, यानी कि वो कंफ्यूजन में चली गई कि इसके लिए हम हाँ कहें या ना कहें। अब ऐसी स्थिति बनी। उसकी इस मनोदशा से, यानी सरकार की इस मनोदशा को देखकर आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया। अब सरकार कुछ भी फैसला नहीं कर पा रही थी, तो आंदोलन ने क्या किया? और जोर पकड़ लिया, यानी कि जोरों शोरों से आंदोलनकारी आगे बढ़ने लगे, यानी कि और आंदोलन से जुड़ी गतिविधियां होने लगी। अब कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी श्री रामुल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। यानी कि जो ये तेलुगु भाषी इलाका था ना, वहाँ पर एक बहुत ही फेमस नेता थे, उनका नाम क्या था? श्री रामुल। ओके, श्री रामुल। तो वो क्या करने गए? भूख हड़ताल पे बैठ गए कि अगर आप भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनाते हैं, आंध्र प्रदेश नामक एक प्रांत बनाने की अनुमति नहीं देते हैं, तो हम क्या करेंगे? भूख हड़ताल करेंगे। और वो क्या करने लगे? भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब 56 दिनों तक वो भूख हड़ताल पर बैठे। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब सोचो, एक नेता जो इतने बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, और 56 दिनों में भूख हड़ताल से अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगी? इससे बड़ी अव्यवस्था फैलने लगी, यानी कि हिंसा होने लगी, हर जगह अव्यवस्थाएं हो गई, सारी चीज़ें बंद करने लग गए किसान, और ऐसी कुछ स्थितियाँ बनने लग गई। यहाँ तक कि जो मद्रास के अनेक बड़े बड़े विधायक थे ना, उन्होंने भी इसका विरोध जताया और इस्तीफा देने लग गए, और सरकार के खिलाफ क्या करने लग गए? विरोध कर दिया, और कहा हम इस्तीफा दे रहे हैं अगर आप भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नामक एक प्रांत बनाने की अनुमति नहीं देते हैं। और साथ में एक इतने बड़े नेता की मृत्यु भी हो गई थी, वो भी इसी आंदोलन के कारण। तो पूरी तरीके से वहाँ पे अव्यवस्था फैलने लगी। अब इस चीज़ को देखकर जो केंद्र सरकार है, यानी कि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार में, कहाँ आज हमारे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री है ना, तो कौन है? नरेंद्र मोदी। तो उसी टाइम पर वहाँ पर भी केंद्र यानी कि प्रधानमंत्री को फैसला लेना था। तो फिर ऐसी सब स्थितियाँ देखी कि हिंसा हो रही है, विधायक इस्तीफे दे रहे हैं, विरोध किए जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु भी हो गई है भूख हड़ताल के कारण। तो फिर आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। यानी कि उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अब ऐसी स्थिति बन रही है तो हम आपको भाषाई आधार पर एक नए राज्य बनाने की घोषणा कर देते हैं। और फिर इस प्रकार 1952 में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बन गया। अब
सरकार तो इस फैसले को स्थगित कर रही थी, पर यहाँ पे आंदोलन उठा और एक राज्य तो बन चुका था। अब देखो ऐसी स्थिति में कि सरकार सोच रही है कि हम अभी इस फैसले को स्थगित करते हैं और आंदोलन उठता है, और उसके बावजूद एक आंध्र प्रदेश नाम से भाषा के आधार पर एक राज्य बन भी जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आंध्र के गठन, आंध्र से क्या मतलब है, आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। ऑफकोर्स अगर कोई एक राज्य भाषा के आधार पर बना है तो दूसरे अन्य राज्य भी चाहेंगे कि हमारा भी भाषा के आधार पर क्या हो, सीमांकन हो। तो दूसरे हिस्सों में भी यही संघर्ष, यही आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, यानी कि यही बात उठने लगी कि सभी का भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। इन संघर्षों से अब ऐसी स्थिति पूरे देश में बनने लगी। तो इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करने का सोचा। यानी कि अब ऐसी स्थिति बन रही है, सब कह रहे हैं कि राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए भाषा के आधार पर। तो उस टाइम पे सरकार ने कहा हम एक आयोग बिठाते हैं, यानी कि एक आयोग का गठन करते हैं, और उस आयोग का नाम दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग। अब इस आयोग की स्थापना की गई। क्या किया गया, इस आयोग की स्थापना की गई। अब राज्य पुनर्गठन आयोग, जो ये आयोग था, इसको बनाया गया और इसकी स्थापना कब हुई थी, इस आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। ओके, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया गया। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। अब देखो सरकार ने कहा और इस आयोग की स्थापना की गई। अब इस आयोग का काम क्या था, इस आयोग का काम था राज्यों के सीमांकन के मामले में गौर करना। यानी कि जो मामला हमारे सामने था कि राज्यों का बंटवारा किया जाए वो भी भाषाई आधार पर, तो उनकी सीमा तय करनी कि किस इलाके में कहाँ तक ये प्रांत रहेगा, कहाँ तक वो प्रांत रहेगा। इस तरीके से इसका काम था, किसका, राज्य पुनर्गठन आयोग का। अब इसका काम ये था, तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी कि ये इस आयोग को बनाया गया और इसे काम सौंपा गया कि भाई आप राज्यों के सीमांकन के मामले पर थोड़ा ध्यान से जांच कीजिए और हमें बताइए। ओके, तो इस आयोग ने थोड़े ही दिनों में, यानी कि कुछ वर्षों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। नेता जहाँ डर रहे थे कि भाषाई आधार पर करें या ना करें, वहाँ इस आयोग ने ये अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। और उसके बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही 1956 में, देखो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1953 में, और उसके 3 साल बाद, ओके, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इन्होंने जैसे ही रिपोर्ट प्रस्तुत की, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ये रिपोर्ट 1955 के एंड में प्रस्तुत की थी, और उसके बाद ही 1956 में क्या हो गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्या समझाया मैंने अभी आपको कि जैसे कि हमारा देश आज़ाद होता है उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन का काम चलता है। इसके लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है, और वो फिर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसमें कहता है कि राज्यों का जो निर्माण है, सीमांकन है, वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। और उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास होता है और फिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। कितने, 14 राज्य और उसके साथ साथ 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश में शुरुआत में कितने राज्य बने थे, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, हमारे भारत में सारे के सारे जो समस्याएं थी वो सुलझ जाती है और राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। ओके, और देखो ऐसा नहीं है कि राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उसके बाद कुछ जैसे कि 14 राज्य बने, पर अभी वर्तमान में तो बहुत सारे राज्य हैं। ओके, आप सभी को पता है वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो धीरे धीरे और टाइम के साथ साथ नए नए राज्य बनते गए, जैसे कि द्विभाषी राज्य मुंबई,
के रूप में था, यानी कि जो मुंबई था वो द्विभाषी राज्य था जहाँ पर गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक जन आंदोलन के बाद सन 1960 में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। कब बने महाराष्ट्र और गुजरात, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बताना है 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने, क्योंकि वहाँ पर मुंबई था जिसे हम मुंबई भी कहते हैं, जहाँ पर गुजराती और मराठी दोनों भाषा वाले बोलने वाले लोग रहते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1963 में नागालैंड राज्य बना, ये भी आपको ध्यान रखना है। नागालैंड कब बना, तो 1963 में बना। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ, पंजाब था। अब पंजाब जो इलाका था ना, वहाँ पर भी हिंदी भाषा बोलने वाले और साथ में पंजाबी भाषा बोलने वाले दो समुदाय थे। पंजाबी भाषा के जो लोग थे वो चाहते थे कि उनके लिए एक अलग राज्य बने और उन्होंने अलग राज्य की मांग कर दी। तो फिर 1966 में क्या हुआ, पंजाब बनाया गया। ओके, और जो 72 पंजाब था, जो पंजाब आज का वर्तमान पंजाब को छोड़कर जो बाकी के इलाके थे, वहाँ पर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाया गया। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश कब बने, तो बता देना है 1966 में। ओके, अब उसके बाद ये बन गए। उसके बाद फिर 1972 का टाइम आया, उस टाइम पे मेघालय बना और उसके साथ ही त्रिपुरा भी उसी समय पर बन गया। अब देखो, ये राज्य बने, उसके साथ साथ एक और राज्य 1987 में मिजोरम और अरुणाचल, दो जो राज्य थे, दो जो प्रांत थे वो अस्तित्व में आए। यानी कि राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया वहीं समाप्त नहीं होती है कि भैया 14 राज्य बन चुके हैं और 6 केंद्र शासित, अब इनके और राज्य नहीं बनेंगे। ये प्रक्रिया चलती आ रही है और अभी भी हो सकता है भविष्य में भी और कहीं राज्य हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये बने। अब देखो, ऐसा नहीं था कि जितने भी राज्य बने वो सारे भाषा के आधार पर भी ही बने हों। कुछ राज्य ऐसे भी थे जो भाषा के आधार पर नहीं बने थे। यानी कि राज्यों के पुनर्गठन में सिर्फ भाषा का आधार बनाया गया हो, ऐसी बात नहीं थी। इसके अलावा भी ऐसे कई राज्य थे जो बने हैं भाषा के बिना आधार पर। जैसे कि बाद के वर्षों में अनेक क्षेत्रों में अलग क्षत्रिय की जगह यहाँ पर क्षेत्रीय आगा। ओके, ये प्रिंट मिस्टेक हो चुकी है, प्रिंट एरर है। ओके, तो क्षेत्रीय संस्कृति विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन के सवाल उठाकर अलग राज्य, बहुत बार क्या हुआ कि जैसे मध्य प्रदेश का ही आप उदाहरण ले लीजिए, ये जो आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है ना, इससे अलग होकर फिर एक अलग राज्य बना जिसे हम छत्तीसगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये क्यों बनाया गया, ये इसीलिए बनाया गया क्योंकि विकास इतने बड़े राज्य का एक साथ होना संभव नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि जितना छोटा राज्य होता है ना, उसका विकास इतना जल्दी हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन का ध्यान रखना, उसे कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस कारण क्षेत्रीय असंतुलनता और विकास के आधार पर भी नए नए राज्य बने और 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड नए राज्य अस्तित्व में आए और इस प्रकार से बहुत सारे राज्यों का निर्माण हुआ। आज हमारे भारत में लगभग 29 राज्य का निर्माण हो चुका है। ओके, तो ये इस तरीके से पूरा आज का हमारा भारत हमें देखने को मिलता है। ये जो मानचित्र है ये 1961 का है, यानी कि उसके पहले जो राज्य बने थे उनका है। तो बस आपको यहाँ पे मैंने ये बताया ना, ये इतना ही ध्यान रखना है कि कौन कौन से राज्य किस किस सन में बने, यहाँ से यही MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बस ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। बस मैं आपको एक बार रिविज़न करवा देती हूँ कि हमने अभी इसके आज के पार्ट में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने समझा कि राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया, क्योंकि देखो भाषा के आधार पर करने का सबसे पहले तो हमने सोचा था कि भाषा के आधार पर करेंगे, पर हमारे देश का जब 2 टुकड़े हो जाते हैं, भारत और एक पाकिस्तान और एक भारत बन जाता है, तो हमें शक होने लगता है कि अगर हम कहीं राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो हमारा देश टूट तो नहीं जाएगा भाषा के आधार पर क्या होता है, उसी टाइम पर एक आंदोलन जन्म ले लेता है जिसका नाम होता है आंध्र आंदोलन। और उस आंदोलन में ऐसी घटनाएं होती है जिसके कारण क्या होता है, सरकार को झुकना पड़ता है उन घटनाओं के सामने और फिर आंध्र प्रदेश बनाना पड़ता है। और जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, ये यहाँ है आंध्र प्रदेश। ओके, तो जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, भारत के विभिन्न हिस्सों में भी ये मांग उठने लग जाती है कि भाषा के आधार पर जो ये राज्य है उन्हें पुनर्गठित किया जाए। और इसीलिए फिर क्या किया जाता है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है और वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और रिपोर्ट के माध्यम से फिर 14 राज्य बनाए जाते हैं और 6 केंद्र शासित बनाए जाते हैं। और उसके बाद समय के साथ साथ धीरे धीरे राज्यों और हम जो केंद्र शासित
शासित प्रदेश है उनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है, एक राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। और यही हमारे चैप्टर का नाम था, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिनको हमने पार्ट 1 में पढ़ा था ना, हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ओके, तो उसमें से हमने आज पहली चुनौतियों का हल निकाल लिया, यानी कि हमने भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया, एक अखंड भारत की रचना कर दी। सो आई होप आज का ये पूरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एंड हो सकता है इन फ्यूचर आपको वहाँ पर नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाए।